एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बेंटर्स। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका हम पार्ट 5 एंड 6 करेंगे, क्योंकि पार्ट एंड 5 एंड 6 जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसीलिए दोनों एक ही वीडियो में हो जाएंगे। जो पार्ट 5 में फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक्स विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, इसके कोई सब टॉपिक्स नहीं है। जो आर्टिस्ट थे 19 और 18 सेंचुरी के, ये जो नेशन है उसको कैसे दिखाने लगे थे, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाने लग गए थे। जैसे कि हमारा जो नेशन है या जो हमारी कंट्री है वो क्या है, एक फिगर है, मतलब एक इंसान है। ठीक है, ज़्यादातर जो ये मतलब सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, कोई कंट्री को एज ये पर्सन दिखाने लग गए थे। और मोस्टली जो आर्टिस्ट थे वो जो नेशन है उसको फीमेल फिगर की तरह दिखाते थे। जैसे एग्जाम्पल हम दे तो हम इंडिया को क्या दिखाते बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। जो जिसको अगर कोई भी आर्टिस्ट ड्रॉ करता है तो उसको फीमेल फिगर ही ड्रॉ करता है। जो फीमेल्स थी, form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। जो पर्सन ये नेशन के लिए दिखा रहे हैं, मतलब नेशन को नेशन की पिक्चर में दिखा रहे हैं, वो असलियत में स्टैंड नहीं करती थी। रादर इज सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ये फीमेल फिगर है, लेकिन ऐसा कोई फीमेल फिगर असलियत में नहीं होता था। ठीक है, जो ये फीमेल फिगर था ये एल्गोरी बन गया था, मीन्स नेशन का एक पिक्चर बन गया था। हर किसी को अगर अपने नेशन को देखना है तो कैसे देखता था, इस पिक्चर के थ्रू देखता था कि हाँ अगर मैंने इंडिया को देखना है तो मैं किसकी तरह देखूंगी, भारत माता की तरफ। ऐसे जो फ्रांस है वो उनकी जो फीमेल फिगर है उनकी तरह दिखेगा। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो फीमेल एलिगोरीज, मतलब फीमेल फिगर को उन्होंने यूज किया ताकि वो किसको पोर्ट्रे कर सके, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को पोर्ट्रे कर सके। दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल, मतलब जो इनके आइडिया थे ये इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल यूज करके दिखाते थे लोगों को। जैसे हमने पढ़ा है कि लिबर्टी के लिए ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते थे वो रेड कैप यूज़ करते थे या ब्रोकन चेन यूज़ करते थे, क्योंकि ब्रोकन चेन का मतलब क्या है कि अब तुम क्या हो चुके हो, फ्री हो चुके। एंड जस्टिस, मतलब जहाँ पर हम जस्टिस की बात करते हैं वहाँ पर हम क्या दिखाते हैं कि एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है जिसने दोनों हाथों में, एक हाथ में क्या पकड़ रखा है, वेइंग स्केल पकड़ रखा है, मीन्स तराजू पकड़ रखा है। ज़्यादातर हमने इंडियन सिनेमाज में ये देखा है कि कहीं पर भी अगर कोर्ट का केस होता है या कोर्ट में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर क्या रखी रहती है, एक वुमेन होती है जो ब्लाइंड फोल्डेड होती है और उन्होंने तराजू पकड़ रखा होता है। जो फीमेल एलिगोरीज थी ये कब इन्वेंट हुई, 19 सेंचुरी के टाइम पे इन्वेंट हुई, ताकि किसको रिप्रेजेंट करे, नेशन को रिप्रेजेंट करे। ऐसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में क्रिस्टन मैरी करके एक पॉपुलर नेम है, जिसको जिसको फ्रांस के आर्टिस्ट ने पर्सोनिफाई किया ताकि वो क्या दिखा सके, अपने नेशन को दिखा सके और लोगों के बीच में क्या ला सके, नेशन का आइडिया ला सके। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब जो उनके पास चीज़ें बनाई गई थी लिबर्टी को शो करने के लिए या रिपब्लिक को शो करने के लिए, वो थी रेड कैप पहन रखी थी उन्होंने, ट्राई कलर था और कॉकेट था, ताकि वो किसको दिखा सके कि जस्टिस एंड रिपब्लिक के लिए है। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ मैरिनी था वो जो पब्लिक स्क्वायर्स थे वहां पर इरेक्ट होने लग गया, मतलब वहां पर इसको खड़ा करने लगे ताकि लोगों को ये दिखा सके कि क्या है, हम सारे पीपल क्या है, एक ही है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारा क्या है, नेशन ही है। बाद में धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो ये मैरिनी की इमेजेस थी वो कॉइन्स पे, स्टैम्प पे मार्क होके आने लगी। ठीक है, ये थी मैरिनी, ये एक स्टैम्प है। अब हम बात करें, अभी हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, अब सिमिलरली हम जर्मेनिया की बात करें तो जर्मेनिया क्या है, जो जर्मेनिया थी वो जर्मन नेशन की एलिगोरी बन गई थी, मतलब जर्मन नेशन को वो रिप्रेजेंट करने लगी थी। जो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो जर्मेनिया का जो क्राउन था वो किससे बना हुआ था, ओक लीफ से बना हुआ था। और ज़्यादातर जो जर्मन में ओक है वो किसके लिए स्टैंड करता है, हीरोइज्म के लिए, कि इन्होंने हीरो का काम किया है, इन्होंने किसी को बचाया है। ठीक है,
यहाँ पर हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। अब पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म हमने पढ़ा है कि राष्ट्रवाद, ठीक है, और इम्पीरियलिज्म होता है कि धीरे धीरे जब लोग क्या होने लग गए थे, हमारी जो ये लोग हैं उनके बीच में राष्ट्रवाद की फीलिंग आने लग गई थी। तो जैसे जैसे वो डेमोक्रेटिक होते गए, जैसे जैसे वो रिपब्लिक होते गए, तो धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि हम पावर में आ चुके हैं तो हम अपनी टेरिटरी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जो उन्होंने ये चीज़ें की टेरिटरी बढ़ाने के लिए, या जो उनके पास ये दिमाग में आया कि हमें टेरिटरी बढ़ानी है, इसी को हम इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट क्वार्टर चल रहा था 19 सेंचुरी का, ठीक है, जो नेशनल यहाँ पर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी कि हमें एक डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट लेके आना है, कि मतलब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, ये सब फर्स्ट हाफ में देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे 19 सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर आता रहा, तो ये लोगों की क्रीड, मतलब लोग इसको ना डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से अलग जगह ले जाने लग गए। इनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी थी। और मतलब ये लोग क्या चाहते थे कि हम क्या करें, जो डेमोक्रेसी है वो तो हमें मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को भी अपने अंडर में ले लेते हैं, या हम अपनी पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। इस टाइम पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, हम नेशनलिस्ट ग्रुप को बोल सकते हैं कि जो कंट्रीज हमारे डेमोक्रेटिक, जिनको डेमोक्रेसी मिल चुकी है, जो रिपब्लिक हो चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए थे, उनसे इतनी ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो आपस में लड़ने तक के लिए तैयार थे, वॉर तक करने के लिए तैयार थे। जो मेजर यूरोपियन पावर थी, जैसे फ्रांस होगी, ब्रिटेन होगी, ये क्या कर रहे थे, ये अब इनको पता था कि हम तो आज़ाद हो चुके हैं, तो ये क्या कर रहे थे, अपने जो लोग हैं उनको क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, ताकि वो क्या करे, जो उनका इम्पीरियलिस्टिक एम है कि हम अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं, वो उसको पूरा कर सके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाल्कन्स। बाल्कन्स क्या है कि मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। सबसे ज़्यादा जो नेशनलिस्ट टेंशन आई थी वो बाल्कन्स रीजन में आई थी, ठीक है। अब बाल्कन क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी एथनिक वेरिएशंस मिलती हैं, मतलब एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के ग्रुप रहता है, ठीक है। कहीं पर कोई लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं पर कोई लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे यहाँ पर आज के टाइम के रोमेनिया बाल्कन रीजन में था, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस हो गया, मैसिडोनिया हो गया, क्रोएटिया, बोस्निया, हर्जिगोविनी गोविना, सोल्वेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सारे यहाँ पर बाल्कन रीजन में आते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको स्लाव्स बोला जाता था, ठीक है। अब जो लार्ज पार्ट है, जो ये बाल्कन रीजन का लार्ज पार्ट था, मतलब जो यहाँ पर जो राज करते थे वो थे ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पर राज करता था। जैसे जैसे यहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो रही थी, मतलब कि कल्चर वैल्यू, कल्चर के थ्रू लोगों को समझाया जा रहा था, पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, रिलीजियस के थ्रू, इसकी वजह से जो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। और यहाँ पर क्या था, ऑटोमन एम्पायर का भी डिसइंटीग्रेशन था, जिसकी वजह से जो ये रीजन था बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन चुका था। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, कोई कुछ नहीं कह सकता था। ऑल थ्रू द 9th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट द स्ट्रेंथ। मतलब पूरे 19 सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की सोची। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन लेके आए, मतलब मॉडर्न चीज़ें लेके आए। इन्होंने जो अपने अंदर की जो इंटरनल, जो इनके अंदर चीज़ें खराब थी उनको भी रिफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन इनको बहुत कम सक्सेस मिल पाए। वन बाय वन इट्स जो इसके यूरोपियन सब्जेक्ट थे, उन्होंने क्या किया, इनसे अलग हो गए, अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जो बाल्कन पीपल थे बेस देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी। मतलब इन्होंने बोला कि हमें जो इंडिपेंडेंस चाहिए, जो पॉलिटिकल राइट चाहिए, वो हमारे नेशन के लिए चाहिए, हमारे राष्ट्रवाद के लिए चाहिए। और इन्होंने अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बोला कि हम पहले भी आज़ादी थे, हम बस जो सब्सिक्वेंटली भी हमें क्या कह रहा है कि कोई फॉरेन पावर आई है, उसने हमें क्या बना रखा, अपना सब्जेक्ट बना रखा है। हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन, इसीलिए जो राष्ट्रवादी थे, जो रिबेलियस थे, मतलब जो चाहते थे कि हमें अपना जो राष्ट्र है वो वापस मिले, उन्होंने
थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल टू अटेम्प्ट, उन्होंने बोला कि हम कोई भी अटेम्प्ट करने के लिए तैयार है जब तक कि हमें अपना जो नेशन है वो दोबारा से इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। एज द डिफरेंट साल्विक नेशनल स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग रीजन के लोग रहते थे, तो ये अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसी की वजह से जो एरिया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए थे। जो बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, जो बाल्कन स्टेट थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस करते थे, और ये चाहते थे कि जैसे एक स्टेट अगर इनका क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो वो चाहता था कि मैं क्या करूँ कि जो मेरे पास्ट वाली टेरिटरी है उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, अपने कंट्रोल में ले लेता हूँ, ताकि मेरी क्या हो जाए, पावर इंक्रीज हो जाए। मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो छोटे छोटे आपस आपस में बाल्कन रीजन के ही लोग ही लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने भी यहाँ पर आके अपना साथ देना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनके बीच में तीसरा जो बाहर की पावर है वो आके इनका साथ करके इनमें क्या करवाने लगी थी, लड़ाइयाँ करवाने लगी थी। और हमें पता है इसी की वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द, इस टाइम पे ज़्यादातर जो यूरोपियन पावर थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े थे, किसको लेके, ट्रेड को लेके, कॉलोनीज को लेके, अपनी नेवल और मिलिट्री को लेके, ठीक है। जो राइवलरीज थी वो यहाँ जैसे बाल्कन प्रॉब्लम यहाँ पर धीरे धीरे एनफोल्ड हो रही थी, वैसे ही यहाँ की जो राइवलरीज है वो भी देखने को मिल रही थी। जैसे ईच पावर, जैसे रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, ये क्या चाहते थे कि कोई और यहाँ पर किसी और के घुसने से पहले हम क्या करते हैं, जो इस एरिया है उसको अपने कंट्रोल में कर देते हैं, और अगर कोई और घुसने की कोशिश करता है तो ये क्या कर देते, आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते थे, जिसकी जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी वॉर हुई। एंड इसी की वजह से यहाँ पर फाइनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो भी हुई। मतलब जब ये बड़ी बड़ी पावर आपस में लड़ने लगी, ठीक है, इसी की वजह से बहुत सारी यहाँ पर सीरीज ऑफ वॉर हुई, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जो नेशनलिज्म था अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म के साथ साथ इंपीरियलिज्म की वजह से जो यूरोप था उसमें डिजास्टर आया है 1914 में। क्यों, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। बट मीनवाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन जो बहुत सारी कंट्री अभी भी किसके कंट्रोल में थी, जो यूरोपियन पावर थी इनकी कंट्रोल में थी, जैसे कॉलोनाइजे उस टाइम पे इंडिया वगैरह, ये सारे क्या बोलने लगे थे, जो उनका इंपीरियल डोमिनेशन था, मतलब ये लोग समझ गए थे कि ये हमारे, ये एक नेशन नहीं चाहते, ये यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये अपनी टेरिटरी क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट था दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, मतलब यहाँ पर अलग अलग जगह पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट होने लग गए थे। दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन, अभी इसलिए हो रहे थे क्योंकि सारे क्या चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, नेशन स्टेट चाहते थे, एंड वर इम्प्राइज बाई अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और क्यों, अब यहाँ पर इंस्पायर किस चीज़ से हुए थे कि हम सारे क्या हैं, एक ही देश के लोग हैं, हमारा देश एक है, फॉर्ज इन कन्फर्मेशन विद इम्पीरियलिज्म। और ये क्योंकि जब इनको इम्पीरियलिज्म का बेसिकली मीनिंग पता चला था कि ये लोग हमारे पे क्या कर, ये हमारा देश को नेशन या डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक करने नहीं आए, ये तो सिर्फ अपनी टेरिटरी, अपनी पावर बढ़ाने आए हैं। तो धीरे धीरे लोगों के बीच में क्या आने लगी थी, कलेक्टिव नेशनल सेंस आने लग गया था, जो यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिस्ट। अब यहाँ पर जो यूरोपियन आइडिया था नेशनलिस्ट का, राष्ट्रवाद का, वो हर जगह पे सेम की तरह नहीं चल रहा था। हर जगह के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के जो लोग हैं वो अपना एक नेशनलिज्म डेवलप कर रहे थे, अपनी ही स्पेसिफिक वैरायटी, मतलब अपने ही तरीके से कि हम कैसे यहाँ से इन चीज़ों से जो हमारी यूरोपियन पावर है इनसे अलग हो सकते हैं, उनके लिए वो अपने खुद के नेशनलिज्म फीलिंग को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। बाय द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशनल स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचर। उन्होंने बोला जो ये आइडिया है नेशन स्टेट का, ये क्या है, नेचुरल है और ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।